हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम टॉप 20 टेस्ट सीरीज़ के क्रम में दूसरा टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि हर साल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। इसके पहले वीडियो में मैंने टॉप 20 का सेट 1 करवाया है, वहाँ मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक भी नंबर आपका कहीं गया नहीं है। अगर आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आखिरी टाइम में आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी टेस्ट सीरीज़ के ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 14, 22, 18 और 16। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर। अब देखिए 2004 में 92वें संविधान संशोधन में 4 और भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली थी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 14 सितंबर 1949 को, सी 26 जनवरी 1950 को और डी ऑप्शन है 14 सितंबर 1950 को। तो देखिए अब हमारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि राजभाषा कहते किसे हैं, क्या है राजभाषा? तो राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त होती है, उसी को हम राजभाषा कहते हैं। तो अनुच्छेद 343 ए के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन कि 14 सितंबर 1949, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। तो जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया तो इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन जो होता है वो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ए जा प्लस ना से, बी ऑप्शन है जा प्लस घा से, सी ऑप्शन है जा प्लस इया से और डी ऑप्शन है जा प्लस इया से। अब देखिए सी और डी आपको सेम लग रहा होगा, पर जा के नीचे सी ऑप्शन में जा के नीचे हलंत लगा हुआ है, जबकि डी में ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्ञ किन वर्णों में आता है। तो संयुक्त व्यंजन जो होता है वो 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ज्ञ वर्ण जो होता है वो जा प्लस इया से मिलकर बना होता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। पर हाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जा के नीचे हलंत रहेगा। कभी कभी आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ये डी ऑप्शन भी ऐसे पूछ लिया जाता है, जा प्लस इया, तो याद रखिएगा कि जा के नीचे हलंत रहेगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है, वह किस प्रकार के वर्ण हैं? ए कंठोष्ठ, बी दंतोष्ठ, सी मूर्धन्य और डी है तालव्य। ये उच्चारण स्थान के बारे में पूछ रहा है कि वा जो है वो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो वा का उच्चारण स्थान होता है, एक सूत्र है देखिए, वकारस्य दंतोष्ठ्य, यानी जो वा है वो दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नंबर 5 है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण ध्वनियाँ होती क्या हैं? तो देखिए श्वास के आधार पर 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, एक अल्प प्राण होती है और दूसरी होती है महाप्राण। तो अल्प प्राण में जिनके उच्चारण में अल्प श्वास निकलती है वो अल्प प्राण कहलाती है और जिनके उच्चारण में अधिक श्वास निकलती है वो महाप्राण कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए है पहला और चौथा, ऑप्शन बी है पहला और दूसरा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा और ऑप्शन डी है दूसरा और चौथा। तो महाप्राण ध्वनियाँ जो होती हैं वो दूसरा और चौथा होती हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या सही है, दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन डी सही है। इसको याद करने के लिए आप 24 भी याद कर सकते हैं कि 24 यानी दूसरा, किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, फिर 6वां क्वेश्चन है आपका, मैं राम के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो ए आपका है उपविराम,
बी है प्रश्नवाचक चिन्ह, सी आपका है अल्प विराम और डी आपका है योजक चिन्ह। तो मैं राम के घर पहुंचा परंतु, ठीक। तो देखिए वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, भी आदि के पहले क्या लगता है, अल्प विराम लगता है। तो यहाँ देखिए परंतु आया है, हाँ यहाँ परंतु आया है, इसका मतलब यहाँ अल्प विराम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। अक्सर हम गलती कर देते हैं, हड़बड़ी में हमें नहीं शब्द ये दिखता ही नहीं है। तो संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ए अपशब्द, बी प्रकर्ष, सी अनुजीवी और डी ऑप्शन है लाचार। तो प्रत्यय किसे उपसर्ग किसे कहते हैं, तो ये वे शब्द होते हैं जो शब्दों के पहले आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, यानी उपसर्ग पहले लगता है। तो ठीक है, अपशब्द, अब देखिए अपशब्द में अप उपसर्ग लगा है, प्रकर्ष में प्र उपसर्ग लगा है, अनुजीवी में अनु उपसर्ग लगा है, लेकिन लाचार में कोई उपसर्ग नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उपसर्ग युक्त शब्द जो नहीं है वो क्या है, लाचार है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं वह कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत व तद्धित प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ प्रत्यय देख लेते हैं कि क्या होता है। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर उनके रूप, उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ आपने देखा कि उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में जुड़ता है। तो देखिए जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संकर शब्द किसे कहते हैं। ए विदेशी शब्द, बी तद्भव शब्द, सी तत्सम शब्द और डी है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। तो संकर शब्द, यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द मतलब क्या, जैसे रेलगाड़ी। तो यहाँ रेल जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है, यानी ये दो भाषाओं के योग से मिलकर बना हुआ है, तो ये संकर शब्दों की श्रेणी में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है ए आज्ञावाचक का, बी इच्छावाचक का, सी सरल वाक्य का और डी मिश्र वाक्य का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य का। अब मिश्र वाक्य क्या होते हैं, तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, और इतना ही नहीं वो समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय जैसे क्योंकि, जो, जितना, उतना, की, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अब देखेंगे कि यहाँ क्या मिल रहा है, तो पिता ने समझाया कि, तो यहाँ ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है और यानी ये क्या है, मिश्र वाक्य है। डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अजा शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ए ऑप्शन है इक, बी ऑप्शन है ई, सी ऑप्शन है ई और डी ऑप्शन है बड़ा आ। तो अजा शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा आ का प्रयोग होता है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बड़ा आ क्या है, कैसे अजा शब्द को स्त्रीवाचक बनाएंगे। तो एक प्रत्यय होता है टाप, ठीक है। तो इस प्रत्यय के प्रयोग होने के बाद क्या होता है, इसके अंत में सिर्फ बड़ा आ की मात्रा बचती है, यानी इसमें टा का और पा का लोप हो जाता है। ये स्त्रीवाचक प्रत्यय होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। अजा को अगर स्त्रीवाचक बनाने के लिए बड़ा आ यानी टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। ए स्त्रीलिंग, बी नपुंसक लिंग, सी पुल्लिंग और डी उभयलिंग। तो सबसे पहले हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो दही क्या है, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दही पुल्लिंग है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, तल्लीन शब्द में संधि विच्छेद है। तत् प्लस लीन, तल प्लस लीन, तद प्लस लीन और तत् प्लस लीन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, तत् प्लस लीन।
और ये व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि है तत् प्लस लीन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप देखिए तत् प्लस लीन ए ऑप्शन में भी है, पर तत् प्लस लीन डी में क्या है, यहाँ तत् में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, यशोदा का संधि विच्छेद होगा। यशः प्लस दा, यशो प्लस दा, यश प्लस दा, या प्लस शोदा। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यशः प्लस दा। ठीक, 15 नंबर का क्वेश्चन है, जय पराजय में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है द्विगु समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास और डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जय और पराजय, ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व में क्या होता है कि यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, जय और पराजय। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। ए सीता घर में बैठी थी, बी खून खौलना, सी वह कल आया था और डी ऑप्शन है राम श्याम को मारकर भाग गया। अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है। तो देखिए, जब कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन राइट होगा, राम श्याम को मारकर भाग गया। तो राम श्याम को मारा पहले फिर भागा है, तो पूर्व में कौन सी क्रिया हो रही है, मारना हो रही है, यानी मारने में ही पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो क्रिया पहले समाप्त होती है उसी में पूर्वकालिक क्रिया होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, उन्मूलन का विलोम। देखिए विलोम से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो विलोम, उन्मूलन का विलोम है, ए रोपड़, बी अवमूल्यन, सी संश्लेषण और डी ऑप्शन है विश्लेषण। तो उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, रोपड़। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। ए श्याम सुंदर दास, बी भारतेंदु, सी ग्रियर्सन और डी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बोला है। 19वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है चंदबरदाई, बी ऑप्शन है जगनित और सी ऑप्शन है पुष्पदंत, डी ऑप्शन है विद्यापति। तो विद्यापति जो थे इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता था और अभिनव जयदेव भी कहा जाता था। इनकी रचनाएं जो होती थी वो मैथिली में ही की जाती थी। तो देखिए अब 2 इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, पदावली और कीर्तिलता इनकी अमर रचनाएं हैं और ये क्या हुए हैं, मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते थे। अब 20वां क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन भी है, कुटज के लेखक कौन हैं। ए विद्यानिवास मिश्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन है कुबेर नाथ राय। तो कुटज के लेखक यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ये इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं। तो रचनाओं से देखिए 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए देखिए मैं एक के साथ आपको 3-3, 4-4 रचनाएं, एक कवि की 3-3, 4-4 रचनाएं तो मैं जरूर ही याद करवा दे रही हूँ। तो ये रहा हमारा टॉप 20 का सेट 2। थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।